हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की ये क्लास नंबर 437 क्लास है। कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कंप्यूटर से संबंधित भी हैं और जो जीएसटी पोर्टल से संबंधित भी हैं। तो आपकी नॉलेज के डेटाबेस को बढ़ाने के लिए हरिओम नॉलेज प्लस जीएसटी के बारे में, जीएसटी पोर्टल के बारे में, रिटर्न के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में और कंप्यूटर की जो स्पीड है वो अगर स्लो हो जाए आपको क्या करना है उसके बारे में बात करें। तो पहले हम बात कर रहे हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी के बारे में जिस तरह से अलग अलग स्लैब रेट के हिसाब से जीएसटी के अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग स्लैब रेट में डिवाइड किया गया है, उसी तरह से जीएसटी के पोर्टल पर अगर एक बिजनेसमैन ने अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया है तो उसको या तो मंथली चीज़ों को अपडेट करना ज़रूरी है या क्वार्टरली चीज़ों को अपडेट करना ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि जीएसटी पोर्टल से दुकानदार या बिजनेसमैन का जो काम है वो बढ़ गया, लेकिन अगर गहराई में देखा जाए तो जीएसटी पोर्टल जो है दो व्यक्तियों की ऑथेंटिकेशन है। एक व्यक्ति ने माल बी को सेल किया, बी ने माल ए को सेल किया, दोनों की क्रॉस चेकिंग होगी। अब जीएसटी आने से एक पॉइंट लोगों के मन में यह हुआ कि सरकार से बचने का तरीका एक ही है, एक पॉइंट है कि दोनों ही पार्टी यदि जीएसटी इनवॉइस रेज ही ना करें तो सरकार से हम बच सकते हैं। देयर आर सो मैनी वे, आप और आप सामने वाला व्यक्ति, क्योंकि जब भी ट्रांजैक्शन होगी आप होंगे या सामने वाला व्यक्ति होगा, या फिर आप होंगे या आपके अकाउंट को चेक करने वाला कोई सीए होगा। आप और सामने वाला व्यक्ति और सीए अगर तीनों मिल जाएं तो जीएसटी इनवॉइस जो रेस की ही नहीं गई, यदि आपने माल, ए पार्टी ने माल बी पार्टी को बेचा लेकिन उसने इनवॉइस बनाई नहीं, बी पार्टी ने ए को बेचा, इनवॉइस बनाई नहीं, दो नंबर की डीलिंग कर ली और दो नंबर की डीलिंग करने से क्या है, टैक्स सरकार को नहीं मिलेगा। अब सरकार को टैक्स ना मिला और आपने अपने खातों का ऑडिट भी करा लिया किसी सीए से और सामने वाली पार्टी ने भी अपना खातों का ऑडिट करा लिया, ना सीए ने इस बात को गौर किया कि क्या कोई दो नंबर के ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई है, ना उन्होंने गौर किया, ना पहली पार्टी ने गौर किया, ना दूसरी पार्टी ने गौर किया। जब तीनों ने ही गौर ना किया हो तो होगा क्या, सरकार को इसका नुकसान होगा। तो जीएसटी के अंदर यदि पोर्टल पर ही आपने महीने की सेल नहीं दिखाई और ये आपस में कोऑर्डिनेशन हो गया कि हम ये सेल जीएसटी पोर्टल पर शो करेंगे, तो जैसे ही हमने कहा कि ये सेल हम जीएसटी पोर्टल पर शो करेंगे, परचेज वाला इसको जीएसटी पोर्टल पर शो करने के लिए बाध्य हो गए। तो कहने का पर्पज ये है कि जीएसटी में अगर कोई अनएथिकल काम करना हो तो आपके सामने वाली पार्टी
और सीए जो खातों को चेक करने वाला है। ये तीनों अगर मिल जाएं तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा कि दोनों पार्टियां मान लेंगी सरकार की वो दोनों पार्टियां सही बोल रही और जो भी उन्होंने सेल दिखाई है और जो भी उन्होंने परचेज दिखाई है वो सही है। तो यहां पर जीएसटी पोर्टल के ऊपर मंथ के हिसाब से आप अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं या फिर क्वार्टर के हिसाब से। जब मंथ के हिसाब से अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो GSTR1 जो है सेल के लिए है, आपने 5,000 का माल सेल किया। GSTR2 परचेज के लिए है कि आपने 2,000 का माल परचेज किया। लेकिन इन दोनों सेल और परचेज के संबंध में जो टैक्स बन गया वो GSTR3 के माध्यम से पता लगेगा। अगर वो असेट के रूप में होगा तो आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और अगर वो लायबिलिटी के रूप में होगा तो पर मंथ के बाद टैक्स लायबिलिटी जो बनेगी रिटर्न में आप टैक्स लायबिलिटी को सरकार को जमा करा देंगे। अब इस संबंध में ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि जीएसटी के रजिस्टर्ड यूजर जो से हैं वो अलग अलग तरह के हैं। कोई मंथली रिटर्न के ऊपर काम कर रहा है तो कोई क्वार्टरली रिटर्न के ऊपर काम कर रहा है। तो रिटर्न मीन्स व्हेनेवर यू आर प्रोड्यूसिंग, आप कोई स्टेटमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आप गवर्नमेंट को जमा कराएंगे और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती, आपको इनपुट क्रेडिट लेना है, आपको एक प्लस पॉइंट कैरी फॉरवर्ड करना है तो भी उसमें लिख देंगे कि ये जो टैक्स है हम परचेज पे ये टैक्स हम दे के आए हुए हैं और ये प्लस है हमारा, ताकि अगले महीने में यदि हम सेल करें तो उसके साथ इसको एडजस्ट किया जा सके। अगला पॉइंट हम लेने का प्रयास कर रहे हैं वो है गवर्नमेंट के संबंध में। हमने पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट या तो पूंजीवादी व्यवस्था के हिसाब से पूरे समाज को प्राइवेट जोन के हिसाब से मोटिवेट करेगी कि वो काम करें, या फिर साम्यवादी सोच के हिसाब से वो समाज को कहेगी कि समाज के हित के लिए काम किया जाए और वो सरकार अपने एंड पर सारी चीज़ें रखेंगी, या फिर मिक्स टेक्नोलॉजी करेगी कि कुछ सेक्टर को वो किसी प्राइवेट के हाथ में दे दे और कुछ सेक्टर को अपने हाथ में रखे। और साम्यवादी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में दिए हैं वहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स लगा दे। क्या लगा दे? कॉर्पोरेट टैक्स। मीन्स अगर पूंजीवादी व्यवस्था वाले लोग 70% या 100% प्रॉफिट कमा रहे हैं तो 30-70% प्रॉफिट उनका और 30% प्रॉफिट कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को मिलेगा और वो 30% की उपयोगिता का लाभ वो समाज के हित के लिए करेगी। लेकिन यहाँ पे दो टर्म और डिफाइन करने का हमारा मन हुआ, वो है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। जब सरकार काम करती है तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जिनके ऊपर किसी चीज़ का निर्माण होता है, क्रिएट करते हैं। whenever government is creating something on land, when government is creating something is called green field project. When government is try to maintain the level of any product आफ्टर क्रिएटिंग इट, मीन्स अगर एक कंपनी ने मोटरसाइकिल का निर्माण किया तो कंपनी अगर उस मोटरसाइकिल को मेंटेन करने के लिए कोई खर्चा कर रही है तो वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में आएगा। गवर्नमेंट हमेशा या तो अपनी इन्वॉल्वमेंट ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में लगाती है और बाद में नेता ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में अपनी हिस्सेदारी करते हुए उस प्रोजेक्ट को उसी तरह से उसी लेवल तक मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। घर तो बना लिया आपने 20 साल पहले, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए आज भी तपस्या करनी पड़ती है। मीन्स आज भी ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के माध्यम से उस घर को मेंटेन करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है।
तो ये हुआ अगला कंसेप्ट। अब कंप्यूटर के संबंध में, नॉर्मली कंप्यूटर के संबंध में ये कहा गया है कि कंप्यूटर पे अगर एंटीवायरस ना हो और वायरस अटैक कर दे तो आपके डेटा को करप्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। उसकी सिक्योरिटी ये है कि आपके पास या तो पेन ड्राइव हो या एक मिनी हार्ड डिस्क हो। लेकिन उसके संबंध में ये बात विशेष रूप से समझने वाली है कि अगर आपकी पेन ड्राइव में या आपके हार्ड डिस्क में वायरस है और वो वायरस जो है खतरनाक है, जिसको असेस आप कर रहे हो, इंटरनेट के माध्यम से असेस कर रहे हो, तो उस पोर्टेबल डिस्क में भी खतरा है। लेकिन अगर कंप्यूटर की स्पीड आप देख पा रहे हैं कि कम है और उसको चेकआउट करना है, वायरस को चेकआउट करना है या डिस्क को स्कैन करना है, तो उसके लिए चेक डिस्क नाम की कमांड है, जो कमांड प्रॉम्प्ट पे देते ही पूरी डिस्क को वो स्कैन करता है कि ये वायरस के लिए वायरस है या नहीं है। उसके अलावा ट्री कमांड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के लिए है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी फाइलें हैं जो हमारा विंडो अपने आप क्रिएट करता है। जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो कंप्यूटर के बारे में हम जानकारी देंगे। दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं। कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं जानता, लेकिन मशीन लैंग्वेज के माध्यम से हम ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से इंटरेक्ट करते हैं। और एक है सॉफ्टवेयर जिसका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके बेस पे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बेस के ऊपर पड़ा हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हमें जो काम हम करना चाहते हैं, वर्ल्ड में काम करना है तो लेटर टाइप कर सकते हैं, एक्सेल में काम करना है तो न्यूमेरिकल काम कर सकते हैं, पावर पॉइंट में काम करना है तो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, डेटाबेस में स्ट्रक्चर्ड तरीके से डेटा स्टोर करना हो तो डी बेस मीन्स डी बेस या लोटस डी बेस, फॉक्स प्रो, these are the software application software, some of the programming language software by which we can store data in a structured manner। हमारा उद्देश्य था कि आपको बताया जाए कि कंप्यूटर की स्पीड कम हो गई है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस है, पहला कारण। दूसरे, आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं है तो टेम्परेरी फाइलें जो विंडो द्वारा क्रिएट होती हैं, ये ज़रूरत पड़ती है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, वीक के बाद, जिसमें घर में रखेंगे सफाई, घर में रखेंगे सफाई तो लक्ष्मी जी रोज़ आ जाएंगे घर में रखेंगे सफाई तो लक्ष्मी जी घर आएंगे रोज़। इसी तरह कंप्यूटर में कुछ फाइलें जो ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो चलता है, कंप्यूटर की जब प्रोसेसिंग होती है तो अपने आप क्रिएट होती हैं। उन सॉफ्टवेयर को इंटरनेट पे काम करते हैं तो वो फाइलों को, टेम्परेरी बेस वाली फाइलों को डिलीट करना ज़रूरी है। आज हम बता रहे हैं कि उन फाइलों को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है। स्टार्ट पे जाना है और वहाँ पे लिखना है TEMP और एंटर। पहला कमांड दे रहे हैं TEMP एंटर, TEMP एंटर करते जो फाइलें आई हैं उन सबको डिलीट कर दें। दूसरा कमांड दे रहे हैं कि TEMP से पहले परसेंटेज का निशान, उसके बाद भी परसेंटेज का निशान और फिर एंटर करें। फिर कुछ फाइलें आएंगी उनको भी डिलीट कर दें। उसके बाद आप चेकआउट करें, एक कमांड है प्रीफेच कमांड है, नोट डाउन कर लें, PREFETCH। इसको भी आपने रन मोड पे एंटर करना है तो कुछ फाइलें आएंगी उनको भी डिलीट करना है। आपने उनको भी डिलीट कर दिया तो उसके बाद फोर्थ जो कमांड है जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं वो है क्लीन वर्ल्ड लिखना है आपने और फिर उसका शॉर्ट क्लीन मैनेजमेंट। लेकिन आपने लिखना क्या है, क्लीन
CLEANMGT। ऐसा करते ही आपकी जो कंप्यूटर है एक विंडो को ओपन करेगा, उस विंडो में डिस्क क्लीनअप की ऑप्शन आएगा। उसमें डिस्क क्लीनअप के अंदर जो फाइलें ऑटोमेटिक आपकी विंडो ने क्रिएट की होंगी, यू हैव टू डिलीट इट। और वो फाइलें जो हैं लगभग 2 GB 3 GB आपके काम पे ऊपर है कि आप 2-3 दिन 4 दिन 10 दिन काम कर रहे हैं, लेकिन आप उन फाइलों को डिलीट नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिक जो फाइलें क्रिएट होती हैं उनको डिलीट करना है। साथ ही एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाते हुए सी ड्राइव के अंदर एक वर्चुअल मेमोरी को क्रिएट करने का काम भी आप कर सकते हैं यदि आप करना चाहें तो। वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर दें लगभग 7 GB से 8 GB, ताकि वो वर्चुअल मेमोरी जो है हमारे कंप्यूटर की स्पीड को फास्ट कर देगी। तो आज की इस टॉक के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच।